गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियोस में प्रकाश का फर्स्ट चैप्टर और प्रकाश का अपवर्तन वगैरह पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय तलों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए गोलीय तल क्या होते हैं, तो दो गोलों के बीच में जो ये गोलीय भाग होते हैं, दो गोलों के बीच में जो गोलीय भाग होते हैं उनको काटकर जो दो तल बनाए जाते हैं, उनके द्वारा प्रकाश का जो हम अपवर्तन कराते हैं उसे ही गोलीय तलों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आप देखें, दो गोले लिए गए, अब इसको दोनों गोलों के बीच के भाग को इस तरह से काटा गया, तो आपका ये वाला भाग ऐसे काट कर निकल के आता है। अब आप देखें, ये भी गोलीय तल है और ये भी गोलीय तल है, तो दोनों गोलीय तलों से घिरी हुई आकृति जो निकल के आती है उसे कहते हैं हम लोग लेंस। उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेंस। ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा है लेंस की कि ऐसा माध्यम, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों तल गोलीय हो, दोनों सतहें जो हो वो गोलियों से लेंस कहते हैं। ये परिभाषा भी है। ऐसे गोलीय तल, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसको कहें माध्यम जिसके दोनों तल गोलीय हो, लेंस कहलाता है। अथवा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा पारदर्शी माध्यम, या आप कह सकते हैं दो गोलीय तलों से घिरी हुई पारदर्शी माध्यम की जो आकृति होती है वो लेंस कहलाती है। तो देखो यहां पर आप देखेंगे एक गोलीय तल ये है और एक गोलीय तल ये है, इनको काटकर जो बनाया गया वो क्या कहलाएगा? आपका लेंस। इसी प्रकार एक आकृति इस तरह से निकल के आती है, जो दो लेंस रहते हैं, दो गोलीय तल, जो गोलीय कांच के गोले होते हैं, उनकी बाहरी आकृति को काटकर अगर आप निकालें तो इस तरह की एक आकृति निकल कर आती है, इसे भी आप लेंस कहते हैं। अब लेंस जो है आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आकृति आपकी ये निकल के आई, एक आकृति ये निकल के आई। अब देखिए, इसके भी दोनों तल गोलीय हैं। इसका जो ये वाला तल है और ये वाला तल है वो भी कैसा है? गोलीय है। तो अब आप देखेंगे लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होंगे? दो। इसके अलावा एक और लेंस होता है जिसको आप कहते हैं नॉर्मल लेंस, जिसके दोनों कांच के गोलीय पृष्ठ जो होते हैं बस गोलीय ना होकर समतल होते हैं। ऐसे पृष्ठ भी होते हैं जिसके दोनों पृष्ठ जो होते हैं गोलीय ना होके समतल होते हैं। तो देखो, ये हो गए लेंस, ये क्या हो गए? आपके लेंस हो गए। अब इनमें जो होते हैं, जिसके दोनों पृष्ठ जो होते हैं उभरे हुए होते हैं उसे कहते हैं उत्तल लेंस, और जिसके दोनों पृष्ठ अंदर की तरफ दबे हुए होते हैं उसे कहते हैं अवतल लेंस, और जिसके दोनों पृष्ठ एक समान होते हैं, गोलीय नहीं होते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग समतल लेंस। ये आपको समझने की बहुत जरूरत है। देखिए, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो, या हम कहें ऐसी कांच की घिरी हुई, ऐसे पारदर्शी माध्यम से कांच की घिरी हुई ऐसी आकृति जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय, वो लेंस कहलाएगा। लेकिन जिनमें दोनों पृष्ठ उभरे हुए हैं, तो देखिए ये बाहर की तरफ उभार है, ये बाहर की तरफ उभार है, ये उभरे हुए हैं, तो दोनों उभरे हैं तो उत्तल है, और दोनों अंदर की तरफ दबे हों, ये भी दबा है और इस तरफ से भी दबा है, ये भी उभार है। तो जिनमें उभरा हुआ क्षेत्र वो होगा उत्तल के लिए, और जिनमें दबा हुआ क्षेत्र होगा वो अवतल के लिए, और जिनमें ना उभार हो ना कुछ हो तो वो समतल है। अब एक और परिभाषा आती है, तो और लेंस क्या है? देखो, उत्तल में क्या होता है, ये बीच में मोटे होते हैं, किनारों पर पतले होते हैं। बीच में मोटे होते हैं, किनारों पर पतले होते हैं, साइड में पतले। लेकिन इसमें उल्टा होता है, ये बीच में पतले होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं। ये भी ध्यान देने की जरूरत है। एक बार फिर से सुनिए कि लेंस क्या होता है। तो किसी कांच से, किसी पारदर्शी कांच से जब आप गोलीय तलों को काटते हैं तो एक पृष्ठ निकल कर आता है, उसे आप लेंस कह सकते हैं। तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हमने बताया कि दो गोलीय पृष्ठों से घिरी पारदर्शी आकृति लेंस कहलाती है।
लेंस मुख्यतः तो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन एक प्रकार और ले लेते हैं, समतल लेंस भी होता है एक टाइप का। अब देखिए, ऐसे लेंस जिनके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, उभरे हुए बाहर की तरफ, चम्मच का वो हिस्सा जहां से हम खाते नहीं हैं, यानी उभरा रहता है, तो दोनों चम्मचों को ऐसे मिला दिया जाए इस तरह से, तो आप कहेंगे ये भी उभरा है, ये भी, तो ये आपका हो गया कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। लेकिन चम्मच का वो हिस्सा जब दो चम्मच को ऐसे मिलाया जाए जहां से हम खाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका अवतल लेंस। लेकिन अगर आप कहें कि ऐसे लेंस क्या होते हैं जिनके ना पृष्ठ उभरे हुए होते ना दबे हुए रहते, तो हम कहेंगे वो समतल लेंस की श्रेणी में दिए गए, कि मतलब वो भी एक काम करते हैं, जैसे कांच का गिलास जो है उसका कोई पृष्ठ उभरा हुआ नहीं रहता है, तब भी वो काम करता है। जैसे कि पानी है, पानी भी एक लेंस की तरह काम करता है, जबकि उसका कोई पृष्ठ उभरा हुआ नहीं रहता है ज्यादातर। तो देखिए, जिनके पृष्ठ उभरे हुए हैं वो उत्तल है, जिनके पृष्ठ दबे हुए हैं वो अवतल है, और जिनमें कोई नहीं तो वो समतल। अब जैसे मनुष्यों की आंख में कोई दोष होता है तो इन लेंसों का यूज भी किया जाता है। अब ये तो है छूने से पता लगाने के लिए कि लेंस कौन सा है, लेकिन अगर बिना छुए पता लगाए कि कौन सा किस प्रकार का लेंस है, तो अगर देखो जिनमें प्रतिबिंब छोटे बने और सीधे बने, जब आप देखते हैं किसी चीज को, तो जिनमें जो प्रतिबिंब हो वो छोटे और सीधे बने, वो होगा आपका हमेशा उत्तल लेंस। ध्यान रखिए, छोटे बड़े और सीधे उल्टे, ध्यान रखिएगा। ऐसे लेंस जिनमें प्रतिबिंब पहले छोटे फिर बड़े फिर और बड़े, तो वो होगा आपका उत्तल लेंस। लेकिन जिनमें प्रतिबिंब हमेशा छोटे और सीधे हो, वो होगा आपका अवतल लेंस। इसमें क्या होगा आपका, जिनमें जो प्रतिबिंब जो हो पहले छोटे, थोड़े बड़े, फिर विस्तृत रूप से बड़े, जिनमें प्रतिबिंब छोटे, थोड़े बड़े, फिर विस्तृत रूप से बड़े, लेकिन कब तक, उल्टे रहेंगे, तो वो होगा आपका धीरे धीरे, जिसमें बड़े वो होगा आपका उत्तल लेंस। लेकिन जिनमें जो प्रतिबिंब होता है, बिना छुए बता रहे हैं, जिनमें जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा छोटा रहे और सीधा रहे, छोटे और सीधे हमेशा, तो ये होगा आपका अवतल लेंस। ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। तो ये लेंसों की श्रेणियां हो गई। तो मुख्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं वैसे तो, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। तो एक सामान्य श्रेणी में आप समतल को ले सकते हैं। अब इनको मिलाकर कुछ नाम दिए गए, वो भी आप देख लीजिए। एक पृष्ठ अगर उत्तल हो और एक पृष्ठ समतल हो, एक पृष्ठ अगर उत्तल हो और एक पृष्ठ समतल हो, तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग, समुत्तल लेंस। इसको दिया जाएगा समुत्तल। और अगर एक पृष्ठ अवतल हो और एक पृष्ठ समतल हो, तो हम कहेंगे समावतल लेंस। ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है कि अगर एक पृष्ठ उत्तल हो दूसरा समतल हो, ऐसा इस तरह से, तो होगा समुत्तल लेंस। लेकिन अगर एक अवतल हो और एक समतल हो, तो वो समावतल लेंस है। इसके आगे देखिए थोड़ा सा, अगला है आपका गोलीय तलों में प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है। तो आपको मैंने लेंस समझाया भी, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। तो इनके लिए क्या होता है कि जब कोई प्रकाशित किरण आती है मुख अक्ष के समांतर, ये आपकी मुख अक्ष हो गई, और इसके समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आती है, तो लेंस का इसमें अपवर्तन कैसे होता है। ये मुख अक्ष से जैसे ही आती है, तो ये जो लेंस है, देखो उत्तल लेंस जो है, इसका कार्य है प्रकाश किरणों को मुख अक्ष की तरफ मोड़ देना। ये आपको बेहद समझने की जरूरत होती है कि लेंस कैसे, किस प्रकार लेंस किस मतलब कौन सा लेंस किस प्रकार प्रकाश किरणों को मोड़ता है। तो जो ये किरण आती है, तो वो जैसे ही लेंस से होकर गुजरती है, तो इसका होता है अपवर्तन। अब ये लेंस क्या करता है, ये लेंस प्रकाश किरण को मुख अक्ष की तरफ मोड़ता है। ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मुख अक्ष की तरफ मोड़ देता है। इसका उल्टा कौन सा लेंस करता है, तो इसका उल्टा जो है वो आपका अवतल लेंस करता है। अवतल लेंस जो है वो सेम इसका अपोजिट करता है। क्या करता है, ये क्या करता है कि प्रकाश किरण जो आती है उसको मोड़ता नहीं है, बल्कि उसको दूर कर देता है। उसको क्या कर देता है, मुख अक्ष से ये मोड़ देना है, पास ले आता है, ये दूर कर देता है। ये भी आपको समझने की जरूरत है कि एक प्रकाश किरण आती है, तो ये प्रकाश किरण अगर आई
तो जैसे ही यहां अपवर्तन होगा तो ये मुख अक्ष की तरफ मुड़ गई, तो ये मुख अक्ष की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन जैसे ही अवतल में ये प्रवेश करेगी यही किरण आपकी लेंस के अनुसार देखेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है। ये भी इसकी पहचान है, आपको इसको भी फोकस करना है। अब एक बार और एक चीज कहते हैं कि अगर बहुत सारी प्रकाश किरणें आती हैं, अगर बहुत सारी प्रकाश किरणें आती हैं तो ये प्रकाश किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष की तरफ मुड़ जाती हैं। देखिएगा, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें आती हैं तो उत्तल लेंस क्या करता है, इन सारी किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर देता है। जब बहुत सारी आपकी प्रकाश किरणें आती हैं, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर ये बहुत सारी प्रकाश किरणें जब आती हैं तो ये क्या करता है, एक बिंदु पर फोकस कर देता है। तो ऐसी लेंस को क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। अभी क्वेश्चन बनता है कि अभिसारी लेंस कौन सा होता है, तो आपका उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि उत्तल लेंस को ही कौन सा लेंस कहेंगे, अभिसारी लेंस। क्यों, क्योंकि जब प्रकाश किरणें आए, जैसे ही अपवर्तन हो तो वो एक बिंदु पर फोकस हो जाए, एक बिंदु पर फोकस हो जाए तो उस लेंस को क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस। तो उत्तल को ही अभिसारी लेंस की संज्ञा दी गई है। अब इसी प्रकार अगर देखा जाए तो अवतल की श्रेणी में ये उल्टा होता है, अवतल की श्रेणी में ये क्या होता है, उल्टा होता है। प्रकाश किरणें आती हैं लेकिन मुख्य अक्ष से दूर हट जाती हैं। प्रकाश किरणें आती हैं लेकिन क्या होता है, मुख्य अक्ष से दूर हट जाती हैं। तो इनको अगर पीछे तक बढ़ाया जाए इस तरह से, देखिए मुख्य अक्ष की तरफ ये तो मोड़ देगा, लेकिन ये क्या करता है, मुख्य अक्ष से अवतल लेंस दूर कर देता है। लेकिन अगर इनको पीछे तक बढ़ाया जाए, इनको पीछे तक बढ़ाया जाए तो ये क्या करेगा, मुख्य अक्ष से जैसे ही दूर हटेगी तो इनको पीछे तक बढ़ाए तो ये ऐसा लगेगा कि एक बिंदु से निकल रही हो, एक बिंदु से ये, इस बिंदु से ये निकल रही हो, इस बिंदु से ये निकल रही हो, इस बिंदु से ये। तो ऐसे लेंस को कहा गया अपसारी लेंस। ऐसे लेंस को क्या कहा गया, अपसारी लेंस। मतलब ये है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस की संज्ञा क्यों दी गई, क्योंकि ये क्या करता है, आने वाली सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, तो ये अभिसारी है। लेकिन ये अपसारी लेंस क्या होता है, तो ऐसी प्रकाश किरण जिसमें प्रकाश किरणें तो आती हैं लेकिन मुख्य से दूर हट जाती है। लेकिन जब इनको पीछे की तरफ देखा जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये क्या है, एक बिंदु से ही निकल रही है। तो ऐसे लेंस को संज्ञा दी गई अपसारी लेंस की संज्ञा। तो उत्तल हमारा अभिसारी लेंस हो गया, और अवतल जो हमारा है वो अपसारी लेंस हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सा इसमें प्रकाश का अपवर्तन और उनकी परिभाषाएं देखिए। देखिए अब सभी लेंसों को आपने देख लिया अभी दोनों प्रकार के। अब इनकी परिभाषाएं कैसे बनती हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। दो गोले होते हैं और दो गोलों के दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, तो एक गोलीय पृष्ठ ये हो गया, एक गोलीय पृष्ठ ये हो गया। अब चूंकि दो गोले हैं और दोनों गोलों के दोनों पृष्ठ गोली हैं तो दो केंद्र भी होंगे। तो ये दो केंद्र हो गए, ये क्या हो गए, ये दो केंद्र हो गए। तो यहां पर भी मैंने आपको दो प्रकार से बताया है, एक गोलीय पृष्ठ ये हो गया, एक गोलीय पृष्ठ ये हो गया। इनके भी दो केंद्र लेके चलेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा। अब परिभाषा कैसी लेनी है, तो देखो ध्यान दीजिए। सबसे पहली परिभाषा देखो, किसी गोले, देखो पहले मुख्य अक्ष की परिभाषा लेके चलते हैं। किसी गोले के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, गोलीय पृष्ठों की वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है या प्रधान अक्ष कहलाती है। इसे आप कहेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। देखिए मैंने अभी क्या बताया, दो गोलीय तल होते हैं और गोलीय तल अगर है तो गोले हैं तो उनके केंद्र भी होंगे। एक वक्रता केंद्र ये हो गया, वक्रता केंद्र P1 है, ये प्रथम वक्रता केंद्र हो गया, और ये हो गया द्वितीय वक्रता केंद्र। देखिए दो गोलीय तल हो गए, दो गोलीय तल हैं तो प्रथम गोलीय तल ये हो गया, द्वितीय गोलीय तल ये हो गया।
इनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा, इनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। यानी हम कहें गोलीय तलों के केंद्रों से होकर जाने वाली या मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो यहां पर भी देखिए दो गोलीय तल हैं, एक वक्रता केंद्र ये है, एक वक्रता केंद्र ये है, वक्रता केंद्र ये है, एक वक्रता केंद्र ये है। इनको मिलाने वाली रेखा जो होगी, इनको मिलाने वाली रेखा जो होगी वो कहलाएगी आपकी मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। दूसरी चीज, कोलीय लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। गोलीय लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गोलीय तल से जो घिरी हुई आकृति है यानी आपकी जो लेंस है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसे प्रकाशिक केंद्र की संज्ञा दी गई। तो यहां पर भी देखिए ये आपका प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। किसी भी लेंस का मध्य भाग, मध्य क्षेत्र वाला हिस्सा, मध्य बिंदु वाला हिस्सा, वो कहलाएगा आपका प्रकाशिक केंद्र। तो पहली परिभाषा आपने क्या पढ़ी कि किसी गोलीय पृष्ठ के दोनों केंद्रों में, दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा, दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा जो होगी वो आपकी मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष होगी। तो यहां भी गोलीय लेंस है, इसके वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब गोलीय लेंस ले रहे तो ये आपका गोलीय लेंस है। अब इसका जो सेंटर वाला बिंदु होगा, बिल्कुल मध्य बिंदु, वो कहलाएगा प्रकाशिक केंद्र। ये भी प्रकाशिक केंद्र है। अब यहां से कुछ और परिभाषाएं बनती हैं। अब आपको मैंने बताया था जब प्रकाशित किरण आती है, जब प्रकाशित किरण आती है तो दर्पण से अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में फोकस की तरफ मुड़ जाती है। जब प्रकाशित किरण आपकी आती है तो ये प्रकाशित किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर जो आती है, देखिए जब प्रकाशित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो यहां से होता है अपवर्तन और ये कहां मुड़ जाती है, फोकस की तरफ मुड़ जाती है। इसे संज्ञा दी गई F1 की, यानी प्रथम मुख्य फोकस बिंदु। इसे क्या संज्ञा दी गई, प्रथम मुख्य फोकस बिंदु, प्रथम मुख्य फोकस। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से देखो, जब कोई प्रकाशित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन होगा तो ये कहां मुड़ जाएगी, इस तरफ मुड़ जाएगी, मुख्य अक्ष की ओर। तो ये मुख्य अक्ष की ओर जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटेगी, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसे कहेंगे प्रथम मुख्य फोकस बिंदु। तो इतनी ही दूरी पर इस तरफ दूसरी ओर ये कहलाएगा F2 यानी द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु, द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु। क्या कहलाएगा, ये द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु। देखिए जब कोई प्रकाशित किरण आएगी, दर्पण से क्या हुआ, अपवर्तन होगा तो मुख्य अक्ष की तरफ मुड़ेगी, क्योंकि उत्तल लेंस है, मुड़ेगी। तो जहां पर भी ये मुख्य अक्ष को पहली जगह काटेगी तो यहां काट रही, तो इसे कहेंगे प्रथम मुख्य फोकस बिंदु। और इतनी ही दूरी पर लेंस के सामने की ओर, दूसरी ओर, वो कहलाएगा द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु F2। अब ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो यहां से प्रकाशित किरण आएगी, लेकिन ये क्या होगी, अपवर्तित होगी, दूर जाएगी। तो यहां जब इसको पीछे तक बढ़ाया जाएगा तो पीछे बढ़ाने पर यह कहलाएगा प्रथम मुख्य फोकस बिंदु। F1। देखिए अवतल में उल्टा होता है कि लेंस में प्रकाशित किरण तो आती है लेकिन दूर हट जाती है, इसको डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाते हैं तो ये F1 हो गया। अब इतनी ही दूरी पर यह कहलाएगा द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु, इतनी ही दूरी पर यह कहलाएगा द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु। तो यहां से आपको एक परिभाषा मिली, अगर ये प्रकाशित केंद्र O है तो O से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को, प्रकाशित केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहेंगे, और प्रकाशित केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहेंगे। देखिए प्रकाशित केंद्र से लेकर प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी, ये प्रथम फोकस दूरी हो गई। प्रकाशित केंद्र से लेकर प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी, और प्रकाशित केंद्र से लेकर द्वितीय मुख्य फोकस तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा।
प्रकाशिक केंद्र से लेकर प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र से लेकर द्वितीय फोकस दूरी तक को द्वितीय फोकस। इसी प्रकार प्रकाशिक केंद्र से लेकर प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी, और प्रकाशिक केंद्र से लेकर द्वितीय मुख्य फोकस तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहती है। अब देखिए लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और कितने प्रकार से ले सकते हैं, यानी प्रकाश किरणें कहां कहां से होकर गुजरती हैं वो देखिए। अब देखिए किरण आरेख द्वारा किस प्रकार लेंसों का प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने आपको बीएल बताया था, जब कोई प्रकाशिक किरण आती है तो जैसे ही लेंस को देखिए, जब कोई प्रकाशिक मुख अक्ष की समांतर आती है, ये आपके C1 C2 है, ये C1 C2 मतलब वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा, गोलीय तलों के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ये मुख अक्ष हो गई, ये आपका लेंस, ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब देखिए जब कोई प्रकाशिक किरण आती है तो जैसे ही लेंस से अपवर्तित होती है तो फोकस की तरफ कहां मुड़ती है, प्रथम मुख्य फोकस तक की तरफ मुड़ जाती है। कहां मुड़ती है, मुख्य फोकस बिंदु F1 की तरफ मुड़ती है, ये ध्यान रखने वाली है। उत्तल लेंस के लिए है ये, उत्तल लेंस में किस प्रकार मतलब प्रकाश किरण गमन करती है वो आपको देखना है, ठीक है। देखिए जब कोई प्रकाशिक किरण उत्तल लेंस में अपवर्तित होती है तो वो पहली प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से जाएगी, कहां से जाएगी, कहीं से भी आ रही हो तो हमेशा उसका गमन कहां से होगा, फोकस बिंदु से। कहीं से भी अगर वो आ रही होगी तो उसका गमन जो होगा वो फोकस बिंदु से होगा, ध्यान रखिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से जाएगी, हमेशा फोकस बिंदु से ही जाएगी। अगर कहीं से भी आ रही हो तो उसका गमन जो होगा मुख्य अक्ष की समांतर तो वो हमेशा फोकस से जाएगी, कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, प्रथम फोकस से। लेकिन अगर वही प्रकाशिक किरण अगर केंद्र से आ रही हो तो वो प्रकाशिक केंद्र से अगर आ रही हो तो वो सीधी निकल जाएगी, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। देखिएगा मुख्य अक्ष की समांतर आने वाली प्रकाश किरण हमेशा फोकस से जाती है, वो किसी भी रूप में आ रही हो, लेकिन उसका जो गमन होगा वो कहां से होगा, अपवर्तित होकर वो फोकस से जाएगी। लेकिन अगर कोई प्रकाशिक किरण कहीं से भी आ रही है तो उसका जो गमन हमेशा कहां से होगा, प्रकाशिक केंद्र की तरफ होगा। लेकिन अगर वही प्रकाशिक किरण फोकस से आ रही होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी। अगर वही प्रकाशिक किरण फोकस से आ रही होगी तो वो F1 के समांतर होकर चली जाएगी। ये स्थितियां आपको बेहद ध्यान से सुननी है। प्रकाश किरण आ रही है, अपवर्तित हुई तो कहां से गई, फोकस से। लेकिन अगर वही प्रकाशिक किरण सीधी होकर प्रकाशिक केंद्र पर गिरी तो बिना विचलित हुई वो सीधी निकल जाएगी, आर पार निकल जाएगी, जैसी आई वैसी निकलेगी। लेकिन अगर वही प्रकाशिक किरण आपकी फोकस बिंदु से आती है तो बिना, देखिए मुख्य अक्ष के वो समांतर हो जाएगी। उत्तल में ये तीन स्थितियां आपको अच्छे से देखनी है। उत्तल में ये तीनों स्थितियां आपको देखनी है कि मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से, प्रकाशिक केंद्र से आ रही तो सीधी, लेकिन अगर फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर। यही स्थिति अगर आप इसमें देखेंगे तो अवतल में क्या होता है, अगर प्रकाशिक किरण आ रही है तो ये क्या करेगी, दूर हट जाएगी, प्रकाशित मुख्य अक्ष से दूर हट जाएगी। देखिए अगर ये प्रकाश, देखिए प्रकाशिक किरण जो है, ये प्रकाशिक किरण आई तो लेंस अवतल लेंस से अपवर्तित होकर दूर हट जाएगी, इसको आप बढ़ाएंगे पीछे तक तो ऐसा प्रतीत होगा ये फोकस F1 से होकर जा रही है, जा नहीं रही है, केवल प्रतीत होगी, वास्तविकता नहीं होगी। ये होगी एक आभासी की कंडीशन कि वास्तविकता तो है ही नहीं, ये तो केवल लग रहा है कि जा रही है। तो वो ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, दूर हट गई तो क्या लगेगा कि जा रही है मुख्य अक्ष से। अब अगर यही चीज प्रकाशिक केंद्र जो है, देखिए सेंटर वाली तो सेंटर से ही जाएगी, अगर सेंटर वाली जो होगी वो जैसी थी वैसी ही निकल जाएगी बिना विचलित हुए। अगर ये लेंस के केंद्र पर पड़ेगी तो सीधी निकल जाएगी, लेकिन अगर ये फोकस से आ रही होगी, अगर ये फोकस से आ रही होगी, देखिएगा
सॉरी, देखिए अवतल में थोड़ा अलग कंडीशन, अगर ये सीधी आती है, मतलब अगर मुकच के समांतर आ रही तो ये दूर हट जाएगी, लेकिन लगेगा कि फोकस से जा रही। अगर प्रकाशिक केंद्र से आ रही है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, जैसी आई वैसी निकल गई। लेकिन अगर कोई प्रकाशिक किरण सीधी निकलती है और देखो थोड़ी सी तिरछी होती है, तो हम कहेंगे ये द्वितीय मुख्य फोकस F2 से आ रही है, तभी मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। इस तरह से हम कहेंगे किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब थोड़ा सा आप देखिए कि किस तरह से इसकी आकृतियां बनती हैं, मतलब प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इसमें, वो हम लोग देखेंगे। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों की स्थितियां अब हम लोग पढ़ेंगे। कि उत्तल लेंस द्वारा 6 स्थितियां बताई गई, तो वस्तु को कहां कहां रखा गया और कैसे कैसे प्रतिबिंब प्राप्त हुए वो हम लोग अब पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी स्थितियों में बदलाव होता है, वो बढ़ते जाते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने अवतल दर्पण में पढ़ा था, सेम बिल्कुल स्थितियां जो है वो आपकी उत्तल लेंस में होती हैं। तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंबों की स्थितियां है वो 6 किस प्रकार से ली गई वो हम लोग देखेंगे। तो पहली स्थिति में वस्तु को अनंत पर रखा गया, दूसरी स्थिति में वस्तु को अनंत व प्रथम वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया, तीसरी स्थिति में वस्तु को वक्रता केंद्र C1 पर रखा गया। तो यहां पर अभी हम लोग 3 पढ़ेंगे, 3 इसके बाद पढ़ेंगे। तो पहली स्थिति है जब वस्तु आपकी अनंत पर होती है, कहां होती है, अनंत पर। तो पहली प्रकाशिक किरण आती है, देखिएगा आप जितनी चाहे प्रकाश किरण दिखा सकते हैं, लेकिन जब किरण आरेख अगर आपको स्वच्छ दिखाना है तो मिनिमम आपको कम से कम 2 किरण आरेख लेके चलने हैं, जिससे आपकी स्थिति प्रदर्शित की जा सके। फिर उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको और भी दिखानी है तो आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 दिखा के चल रहे हैं। पहली प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो आपको मैंने बताया था अभी इसके पहले ही कि जैसे ही लेंस से होकर गुजरेगी तो ये फोकस बिंदु से होकर चली जाती है, F1 से होकर चली जाती है, ध्यान रखिएगा। ये C1 हो गया। तो सबसे पहली आपकी स्थिति आती है कि जब वस्तु आपकी कहां होती है, अनंत पर स्थित होती है। जब वस्तु आपकी अनंत पर होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण F1 से होकर चली जाती है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु आकार का, बहुत छोटा, देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा, बिंदु आकार का बहुत छोटा होता है। अब चूंकि लेंस के दूसरी ओर बन रहा है तो ये वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक। क्यों, क्योंकि लेंस के दूसरी ओर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, लेंस के सामने नहीं, लेंस के दूसरी तरफ जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक ही होते हैं। तो अनंत पर की वस्तु है, पहली प्रकाशिक किरण आई, दर्पण से टकराई और मुख्य अक्ष की तरफ, फोकस की तरफ चली गई, दूसरी प्रकाशिक किरण नीचे से ले ली। इस तरह आप और भी ले सकते हैं, तो वो भी आपके यही प्रदर्शित करेंगे। देखिए तो ये सारी प्रकाश किरणें कहां मिलेंगी, मुख्य फोकस बिंदु पर। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिंदु आकार का, छोटा और वास्तविक बनेगा। अब अगर दूसरी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया, द्वितीय वस्तु को हम लोगों ने कहां रखा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रकाशिक किरण ये भी आएगी, ये फोकस से जाएगी और दूसरी प्रकाशिक किरण सेंटर से होते हुए इस तरह से चली जाएगी, जहां ये दोनों मिलेंगी, जहां दोनों मिलेंगी। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए पहली प्रकाशिक किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, तो फोकस से चलेगी। जो प्रकाशिक केंद्र से आएगी वो सीधी निकलेगी, जहां ये दोनों मिलेगी वहां पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस तरह से दिखाई देगा। अब वो कैसा होगा, छोटा होगा, वस्तु से उल्टा होगा और वास्तविक होगा।
क्योंकि मैंने पहले ही बताया था उल्टे प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होते हैं। तो देखो यहाँ पर बिंदु आकार का बहुत छोटा, आप चाहो तो यहाँ पर उल्टा भी लिख सकते थे। तो क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जितने भी होते हैं वो उल्टे होते हैं। देखिए पहली प्रकाशित किरण आई, टकराई तो फोकस से चली गई, दूसरी आई तो सेंटर से आने वाली बिल्कुल सीधी निकल गई। सेंटर से आने वाली बिल्कुल, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे कि ये फोकस से आती और कहां से आती, इस तरह से चली जाती। तो स्थिति कोई भी लो, किरण आरेख कोई भी लो, लेकिन प्रदर्शित वही करेगा कि वस्तु का प्रतिबिंब, अगर वस्तु कहां रखी है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब छोटा उल्टा और वास्तविक बनेगा। अब अगर देखो अभी वस्तु अनंत पर थी, थोड़ी आगे बढ़ाई तो वक्रता केंद्र तक आ गई। अब अगर सीधी वक्रता केंद्र पर आकर गिर जाए, अगर वस्तु कहां रखी हो, वक्रता केंद्र पर, तो कंडीशन वही रहेगी, ये आएगी मुख्य अक्ष के समांतर और जाएगी फोकस से। कहां से जाएगी, फोकस से। सेंटर वाली जैसी थी वैसी, देखिए वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रखी है तो पहली प्रकाशित किरण आएगी, अपवर्तित होकर फोकस से चली जाएगी, सेंटर वाली सीधी निकल जाएगी, दोनों प्रकाश किरणें द्वितीय वक्रता केंद्र पर मिलेंगी। दोनों प्रकाश किरणें कहां मिलेंगी, द्वितीय वक्रता। अब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा बराबर उल्टा वास्तविक होगा, बराबर होगा, यानी जितनी वस्तु है उतना प्रतिबिंब है। उल्टा है क्योंकि वस्तु के मतलब लेंस की दूसरी ओर है और दूसरी ओर है तो वास्तविक भी होगा। तो तीनों स्थिति को एक बार फिर से देखेंगे। देखिए वस्तु अनंत पे रखी, प्रकाश किरण आई, अपवर्तित हुई तो फोकस पे मिली दोनों। प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा उल्टा और वास्तविक। वस्तु को थोड़ा अनंत से और आगे बढ़ाया तो मुख्य अक्ष, देखिए सॉरी, मुख्य अक्ष पे आने से पहले वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आ गई है। वक्रता केंद्र सीमित दूरी पे भी कह सकते। तो वहां वस्तु रखी, प्रकाशित किरण आई, फोकस से होकर चली गई, प्रकाशित केंद्र वाली सीधी निकल गई। तो जहां पर भी मिली है F1 और C2 के बीच में, F1 और C2 के बीच में मतलब द्वितीय वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस बिंदु के बीच में छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा और वास्तविक होगा। अब वस्तु को और आगे खिसकाया तो आगे वस्तु कहां पर, वक्रता केंद्र पर ही आ गई। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय वक्रता केंद्र पर बनेगा। जितनी वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा, उल्टा होगा और वास्तविक। बाकी तीन स्थितियां भी देखिए। देखिए अभी आपने तीन स्थितियां देखी, अब आगे की तीन स्थितियां कैसी होंगी, जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखी हो। जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो। अगली है पांचवी स्थिति, वस्तु फोकस पर हो, वस्तु फोकस पर रखी हो। छठवीं स्थिति और लास्ट स्थिति है जब वस्तु प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच रखी हो। जब वस्तु प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो, इन दोनों के बीच में रखी हो। तो 6 स्थितियां होती हैं। वस्तु को धीरे धीरे आगे बढ़ती है, वस्तु को धीरे धीरे आगे बढ़ाती हैं। तो अभी आपने देखा वक्रता केंद्र तक की स्थिति, अब वक्रता केंद्र से और आगे ले जा रहे हैं। वक्रता केंद्र से और आगे ले जाए तो C और F के बीच में तो पहली प्रकाशित किरण आती है। तो आपको बताया था फोकस से जाती है, F1 से होकर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है सीधी, मुख्य अक्ष के समांतर सीधी आती है और कहां से जाती है, फोकस से। केंद्र वाली जैसी आती है बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। तो दोनों प्रकाश किरण C2 से दूर मिलती हैं। दोनों प्रकाश किरण जो है द्वितीय वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर मिलती हैं। अब आप देखिए वस्तु A भी ऐसी है, छोटी सी है, लेकिन जो प्रतिबिंब A' B' या A1 B1 बन रहा है वो थोड़ा वस्तु से बड़ा बन रहा है। देखिए ये वस्तु रखी, ये प्रकाशित किरण आई, अपवर्तित हुई, फोकस से चली गई, ये सीधी आई, केंद्र से होकर गई तो ये भी सीधी निकल गई, दोनों मिली, C2 से दूर मिली। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा, वस्तु से बड़ा है,
वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा। वस्तु छोटी सी है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा, बड़ा। उल्टा है, और उल्टे प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। वस्तु से देखो, वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा, उल्टा है और वास्तविक है। अब वस्तु को अगर और आगे बढ़ाए तो सीधी F2 पर आ जाती है। वस्तु को और आगे किसका है तो कहां मिलेगी, F2 पर। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए ये F1 से होकर चली गई, सेंटर वाली सीधी निकल गई, दोनों समांतर चली जाएंगी। अब आपको पता है जब दोनों समांतर जाएंगी तो कहीं समांतर प्रकाश किरण कहीं मिलती नहीं है, तो ये मिलेंगी कहां पर, अनंत पर। कहां मिलेंगी, इनको बढ़ाया जाएगा तो अनंत पर। तब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, असीमित रूप से बड़ा, यानी बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, असीमित रूप से बड़ा। कैसा होगा, दूसरी तरफ बन रहा है तो उल्टा होगा, और हम कहेंगे ये कैसा होगा, वास्तविक की संज्ञा दी जाएगी। क्या दी जाएगी, वास्तविक की। एक बार फिर से देखो, जब वस्तु C और F2 के बीच में, मतलब वक्रता के फोकस के बीच में रखें, प्रकाशिक किरण आती है, फोकस से चली जाती है। और अगर वही प्रकाशिक किरण सेंटर से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, तो दोनों C2 से दूर मिलेंगी, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा उल्टा वास्तविक। अब और वस्तु खिसका है, और खिसका दी जाए तो F2 पर आ जाएगी। तो F2 पर रखी तो पहली प्रकाशिक किरण फोकस से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र वाली सीधी चली जाएगी, तो ये समांतर जाएंगी, और समांतर यहाँ तो मिलेंगी नहीं। अगर कभी मिलेंगी या थोड़ी सी तिरछी जाएगी, समांतर ना कहो, थोड़ी सी तिरछी जाएगी, हल्की सी तिरछी जाएगी, ये ऐसे यहां नहीं मिलेंगी, ये मिलेंगी अनंत पर। और अनंत पर मिलेंगी तो असीमित रूप से बड़ा, उल्टा और वास्तविक कहलाएगी। अब इसको लेके चलिए, तो लास्ट स्थिति जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में, ये प्रकाशिक केंद्र और ये फोकस है, इसके बीच में रखेंगे, तो पहली प्रकाशिक किरण फोकस से ये सेंटर, इनको पीछे बढ़ाओ, पीछे की तरफ बढ़ाने पर डॉट डॉट बिंदुदार रेखा द्वारा जब बढ़ाई जाएगी, तो ये दर्पण के वस्तु के सामने ही मिलेंगी, वस्तु के सामने ही कहीं मिलेंगी। तो मैंने बताया था जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है तो उसे कहते आभासी प्रतिबिंब। कैसा, तो आखिरी स्थिति में हमेशा आभासी, देखिए वस्तु छोटी है तो ये बड़ा, बड़ा आभासी है, और ये कैसा होगा, बड़ा सीधा और आभासी, या सीधा बड़ा आभासी भी कहते हैं। जब भी प्रतिबिंब वस्तु के सामने ही बनता है तो हम कहेंगे वस्तु के सामने बन रहा है, तो ये आप सीधा है, सीधा है, वस्तु छोटी है तो उससे बड़ा है, और जितने भी सीधे प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा आभासी की श्रेणी में लिए जाते हैं। इस तरह से आपकी 6 स्थितियां कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे को पढ़ने मिलेगा। धन्यवाद।